नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ढाई कड्डा में। मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट हमेशा से हॉट सीट रही है। मोदी लहर में भी बीजेपी ये सीट नहीं जीत पाई। 2019 में नकुल नाथ ने इस सीट पर जीत हासिल की। हालांकि हार जीत का अंतर काफी रहा और ऐसे में बीजेपी को इस बार जीत की उम्मीद है। पार्टी ने इस बार विवेक बंटी साहू को अपना उम्मीदवार बनाया, तो कांग्रेस की ओर से नकुल नाथ चुनावी मैदान में है। तो मध्य प्रदेश की एक ही सीट है छिंदवाड़ा, जो कि कांग्रेस के पाले में है और यहां से नकुल नाथ सांसद हैं। और आप ये देखिए कि कमलनाथ का गढ़ कही जाती है छिंदवाड़ा सीट, लेकिन यहां पर अब सेंध लगाने की भरपूर कोशिश बीजेपी की है। और छिंदवाड़ा का एक समीकरण भी आप समझ लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा दीजिए। शहरी वोटर्स 24.7% हैं। कुल मतदाता 14,80,503 यहां पर हैं और इनमें 7,56,428 पुरुष मतदाता हैं, तो महिला मतदाता 7,24,045 हैं जो कि वोट करते हैं। और यहाँ पर एससी वोटर 11.1%, एसटी वोटर 36.2%। और यहाँ पर विकास के मॉडल के रूप में ये जाना जाता है छिंदवाड़ा। लेकिन अगर यहाँ पर अपना कब्जा जमाना है तो बीजेपी भरपूर कोशिश करने में जुटी हुई है और विवेक बंटी साहू को चुनावी मैदान में उतारा गया है। चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। हर लोकसभा सीट पर चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, चुनावी रणनीति बनाई जा रही है। बात कांकेर लोकसभा सीट की करें तो बीजेपी ने यहां से भोजराज नाग को उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने अब तक अपने कैंडिडेट का ऐलान ही नहीं किया है। 2019 में कांकेर सीट से बीजेपी के मोहन मंडावी जीते थे। आदिवासी बहुल इस लोकसभा सीट पर इस बार कांटे की टक्कर मानी जा रही है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, आकाश शुक्ला जुड़ गए हैं और चलिए जान लेते हैं, कुछ समीकरण भी समझेंगे आकाश से। आकाश, अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर और कितना वक्त लगेगा, और ये जो समीकरण है ये भी आपसे समझना चाहेंगे आकाश। जी बिल्कुल, कांकेर लोकसभा सीट बीजेपी दाव इस बार काफी आजमा रही है। उसका कारण है ये सीट काफी चुनौती भरा है। लेकिन इसका अगर पिछले चुनाव में जाएंगे तो मोहन मंडावी यहाँ से सांसद रहे थे, बीजेपी के सांसद है। मोदी लहर में जीते तो थे लेकिन मार्जिन बेहद कम था। अभी विधानसभा चुनाव हुआ हाल ही में, उसका अगर परिणाम देखें तो यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें हैं। 5 जो विधानसभा सीटें जो गई वो कांग्रेस के पास गई। वोट का अंतर बीजेपी ने जहाँ जीत हासिल किया वहाँ कम था। प्रदेश का सबसे कम वोट मार्जिन से कांकेर विधानसभा में जीत दर्ज आसाराम नेताम ने की थी, जो महज 16 वोटों का ही अंतर था, जीत दर्ज हुआ। तो ऐसे में काफी टफ माना जा रहा है। इस समय भी मोदी लहर की बात कही जा रही है, धर्मांतर जैसे कई मुद्दे आते हैं, लेकिन वो उस स्तर पर असर नहीं दिखा पाते। कारण यही है कि भाजपा संगठन भी यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक दिया। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार तय नहीं किया है, जल्द ही उम्मीदवार घोषित कर दी जाएगी। लेकिन जो बीजेपी के लिए चुनौती है वो किसी तरीके से कम नहीं है। जी बिल्कुल, संभावित कुछ नाम आकाश कांग्रेस की तरफ से जिन्हें घोषित किया जा सकता है कांकेर से। जी बिल्कुल, अभी प्रक्रिया चल रही है, कई नाम आए हैं, कई आवेदन आए हैं, उस पर मंथन किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा। और साफ पार्टी का कहना है कि जल्द ही जो बची हुई सीटें हैं उसमें नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। शुक्रिया आपका आकाश जानकारी के लिए। तो कांग्रेस दावा तो कर रही है कि जल्दी नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार ये नामों का ऐलान कब तक हो पाएगा, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार ने तो तैयारी शुरू कर दी है अपनी और चुनावी कसावट लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और जैसा कि आपको आकाश ने भी कांकेर का समीकरण भी समझाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान भले ही यहां पर बीजेपी जीत कर आई है, लेकिन कांग्रेस के पाले में सीट ज्यादा रही हैं। और दूसरी तरफ ये भी आप देखिए कि जातीय समीकरण भी यहां पर फैक्ट डालते हैं। और जातीय समीकरण की अगर बात करें तो यादव समाज में 76,822 वोटर हैं यहां पर। और भोजराज नाग जिन्होंने आम जन के बीच में बहुत अच्छी पकड़ बना के रखी, बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार बनाया है भोजराज नाग को, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है।
न्यूज 18 राइजिंग भारत 2024 समिट के आज दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंच साझा किया और इस मौके पर अमित शाह ने कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। बीजेपी की टारगेट 370 और एनडीए की टारगेट 400 पार पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के काम पर जनता वोट देगी और निश्चित तौर पर हम अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। जी, इस बार तो कुछ अलग ही नंबर और आंकड़े आ रहे हैं। 370 एक बहुत बोल्ड आपने टारगेट लिया है, 400 पार एनडीए के लिए। तो इस बार वेव इलेक्शन देखते हैं आप, इसको क्या कारण है कि आपको कॉन्फिडेंस है कि 370 सीटें मिलेंगी बीजेपी को? देखिए, ये 10 साल है 2014 से 24 के। आजादी के बाद के 75 साल में जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, मोदी जी के शासन के 10 साल स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होने वाले हैं। लक्ष्य 400 पार का है। कमल के निशान पर हम 370 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और ये लक्ष्य सिद्ध इसलिए होगा कि भारत की जनता की आशा, आकांक्षा और सपनों को पहली बार कोई प्रधानमंत्री फ्रंट पर से लीड कर गरीब के साथ खड़ा रहकर, युवा के कंधे पर हाथ रखकर, गरीब बहन का भाई बनकर आज इनके स्वप्नों को पूरा कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 370 पार करेगी, एनडीए 400 पार करेगी और फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। तो सुना आपने। वहीं चुनावी बॉन्ड के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान है। चुनाव बॉन्ड से चंदे में पारदर्शिता आई है और पहले चुनावी चंदा कैश में आता था, लेकिन चुनावी बॉन्ड से काले धन पर रोक लगी है। खुलासा होने पर इंडी गठबंधन को ही बड़ा झटका लगेगा। चंदे का खुलासा होने पर सच्चाई सामने आएगी। राहुल गांधी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। सबसे पहले जो मुद्दा इस चुनाव के पहले जो गर्म हो गया है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में मैं ये पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आपको क्या लगता है कि इससे ब्लैक मनी वापस आएगा? जो कॉन्फिडेंशियल नाम थे लोगों के, जिस वजह से लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, वो आज जो है सब सामने आ गए हैं। तो क्या ये उचित है और आप इसके बारे में आगे क्या सोचते हैं? देखिए, भारत की सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाती है, देश के सभी नागरिक इससे बंधे हुए हैं। हम एक संवैधानिक व्यवस्था में रहे। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, मगर मेरा व्यक्तिगत मत जरूर देना चाहता हूं कि बॉन्ड से काला धन समाप्त होने के कगार पर था और इस फैसले से चुनावी व्यवस्था में फिर से काले धन का दबदबा बढ़ेगा। इसीलिए राहुल जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया अलायंस बॉन्ड के खिलाफ था और वो चाहते थे कि पहले की तरह जो कट मनी आता था, वो कट मनी फिर से एक बार राजनीति पर हावी हो। अमित जी, कुछ पार्टीज ने अपनी जो है लिस्ट ऑफ डोनर्स को घोषित किया है। क्या आप कोई भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा करेगी? भाई, क्या घोषित कर रहे हो? कल सारा घोषित हो जाने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूं, बताने जा रहा हूं, घोषित कल होगा। ये मुंह नहीं दिखा पाएंगे, इंडिया अलायंस मुंह नहीं दिखा पाएगा। जब पता चलेगा कि कहां से, जब पता चलेगा चंदा कहां से आए। ये समझे बगैर कुछ लॉयरों के दिए हुए चिट पढ़कर भाषण करते हैं राहुल गांधी। उनको मालूम नहीं है कि उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। तो वहीं भ्रष्टाचार और सीबीआई ईडी की रेड के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष का आरोप निराधार है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई होती है। जहां करप्शन के सबूत मिलते हैं वहां कार्रवाई होती है। ऑपोजिशन का कहना है कि ईडी की रेड हो, इनकम टैक्स की रेड हो, सीबीआई की रेड हो, वो हर बार ऑपोजिशन लीडर्स पर ही क्यों पड़ती है? भारतीय जनता पार्टी के लीडर क्या सब साफ सुथरे? ये एकदम सफेद झूठ है। मैं देश की जनता के सामने कहना चाहता हूं, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद काले धन पर कठोर कार्यवाही हुई है। ईडी काले धन पर कार्यवाही कर रही है और ईडी ने जितनी भी संपत्तियां कुर्क की है, उसमें से 5% ही राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों की है। 95% काले धन वाले की। ये भी काला ही धन है, मगर वो ऐसा चाहते हैं व्यवस्था जिसमें राजनेता पर कोई कार्यवाही ही न हो। मैं आपको स्पष्टता से बताना चाहता हूं कि 95% कार्यवाही ऐसे लोगों पर हुई है जो राजनीति से जुड़े हुए ही नहीं, और ये बिल्कुल सरासर और
ममता जी के मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया मिलता है, कांग्रेस के सांसद के घर से 355 करोड़ मिलता है। 10 मशीन एसबीआई की गिनते गिनते थक जाती है, गर्म हो जाती है, और ये कहते हैं कार्यवाही ना हो। भैया कार्यवाही का सवाल मत उठाओ, तेरे सांसद के घर से 350 करोड़ कहां से आया वो सबसे बड़ा सवाल है। ममता के मिनिस्टर के घर से 55 करोड़ कहां से आया वो बड़ा सवाल है। क्या समझते हो, जनता कुछ देखती नहीं है? तो क्या नोटों की गड्डियां भरने के लिए मेटाडोर लाने पड़ते, एक मेटाडोर छोटा पड़ गया, दूसरा मेटाडोर रात को 4 बजे लाना पड़ा। ये कहां जाने वाला था पैसा? राहुल बाबा बता सकते हैं देश की जनता को? ये 355 करोड़ जो कांग्रेस के सांसद के घर से पकड़े किसके, इसका जवाब देना चाहिए उनको। और बाद में ईडी कार्यवाही नहीं करे, ऐसा नहीं होगा। जो करप्शन करेगा उस पर कठोर कार्यवाही होगी और जेल की सलाखों के पीछे भी जाएंगे। और जहां तक सवाल है बीजेपी के नेताओं का सवाल है, इस देश में कोर्ट है। जब हम ऑपोजिशन में थे ढेर सारे पीआईएल लगाए थे आपके खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए थे। 42 पीआईएल हुए थे। 42 पीआईएल में से 35 में ऑर्डर हुए थे और आपकी ही सरकार ने आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ी। अगर हिम्मत है तो जाए कोर्ट में। और मैं कहता हूं ये 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाला इंडिया अलायंस एक कांग्रेस पार्टी लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए, भ्रमित करने के लिए कह रही है। वास्तविकता है 23 साल से नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे, उन पर 25 पैसे का आरोप देश में आज तक कोई नहीं लगा। वहीं राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि नारी शक्ति का सम्मान करना बीजेपी को आता है, लेकिन कांग्रेस शायद अपने संस्कार और संस्कृति भूल चुकी है। देश की नारी शक्ति इस बार चुनाव में राहुल को सबक जरूर सिखाएगी। एक शक्ति है जिसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं और उसको मोदी जी ने उस पर हमला किया और कहा कि ये नारी शक्ति का अपमान है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनको ना हमारी परंपराओं का जानकारी है, ना हमारी परंपराओं का सम्मान है। शक्ति का कंसेप्ट हमारे देश के अंदर सालों से 10,000 साल से मातृशक्ति को सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। माँ के आशीर्वाद से कोई बड़ा आशीर्वाद हो नहीं सकता। बहन के प्यार से, स्नेह से बड़ा कोई प्यार हो नहीं सकता। उनको मालूम नहीं है क्या बोल रहे हैं। मोदी जी के साथ इस देश की मातृशक्ति चट्टान की तरह खड़ी है और राहुल जी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो अभी 2-3 दिन में जितना भी फील्ड में बात हुआ है, सभी जगह से देश भर की महिलाओं ने ठाना है कि शक्ति का परिचय इस बार राहुल गांधी को जरूर कराना है चुनाव में। ये मैंने सब जगह से पाया है। और मैं देश की मातृशक्ति का भी आह्वान करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के बाद देश की महिलाओं के कब से आकांक्षा थी कि नीति विषयक निर्णय करने में और देश के कानून बनाने में देश की माताओं बहनों की हिस्सेदारी हो, और वो मांग कोई पूरी नहीं कर पाया। नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण संसद में और विधानसभा में माताओं बहनों को देकर शक्ति का सम्मान किया है। और इस संसद के बाद 20वीं संसद जब आएगी तब आप देखना 33% माताएं बहनें अंदर बैठी होगी। पूरी दुनिया देखेगी भारत की मातृशक्ति की शक्ति क्या है और उसका सम्मान कैसे हो सकता है। वहीं सीएए के जुड़े सवाल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए से नागरिकता मिलती है, जाति नहीं है। सीएए पर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। एनआरसी पर अभी बात नहीं। 1950 से यूसीसी हमारा मुद्दा है। हम यूसीसी से पीछे नहीं हट सकते। अमित जी, एक सीएए से रिलेटेड सवाल है और आपने भी पहले इसकी बात की हुई है कि ये क्रोनोलॉजी की बात हुई थी कि सीएए के बाद एनआरसी आएगा। एनआरसी की बात आजकल कम हो रही है। क्या इसको ये माना जाए कि इस मैनिफेस्टो में ये रहेगा या नहीं रहेगा? ऐसा है राहुल जी, ये भ्रांति फैलाई जा रही है। एनआरसी कांग्रेस के वक्त आया हुआ कंसेप्ट है। एनआरपी चिदम्बरम साहब जब गृह मंत्री थे तब गवर्नमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, हमने इसको आगे बढ़ाया। मगर सीएए का जो कानून है इसके अंदर कहीं एनआरसी का प्रोविजन नहीं है, कहीं एनआरसी के जिन्स भी नहीं है।
कृपया देश की माइनॉरिटी को डराना बंद करिए। स्पष्टता से बताइए कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जा सकती, और ये वास्तविकता है। नहीं, पर एनआरसी क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो में होगा? अगले टर्म में इसको देखेंगे। अब मैं तो मैनिफेस्टो कमेटी में अभी ड्राफ्ट कोई आया नहीं है, जब पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने आएगा तब देखेंगे। परंतु मैं इस मंच से इसकी घोषणा भी नहीं कर सकता, परंतु मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अभी देश के सामने सीएए का कानून है जिसमें एनआरसी के कोई वायरस नहीं है। क्या कहते हैं, इस पिछले आपका जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें आप लोगों ने बहुत बड़े काम किए। 370 अभी सीएए की हम लोग बात कर रहे थे, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात हुई है, और इसको आपने जो है उत्तराखंड के गवर्नमेंट के उसके माध्यम से शुरुआत भी की है। तो क्या अगले 5 साल में ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का? आपके मैनिफेस्टो आपने कहा कि अभी आप नहीं बता सकते, मगर आप राहुल जी, यूसीसी लोकभोग्य भाषा में कॉमन सिविल कोड, ये आज से हमारा मुद्दा नहीं है जी, 1950 से हमारा मुद्दा है। इसके लिए मेरी पार्टी ने आंदोलन किया है, जनसंघ था तब से करा है, और हम इससे हट नहीं सकते हैं। हम मानते हैं कि पंथ निरपेक्ष देश में सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, इसमें किसी से कोई मतभेद। वहीं छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने दीपक बैच के बयान पर समर्थन किया। चरणदास महंत ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी हमारे नेताओं को डरा धमका रही है। नेताओं को बीजेपी में नहीं आने पर झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। लेटर बम और दूसरे बयान इसी साजिश का हिस्सा है। बिल्कुल दीपक बैच जी ने जो कुछ कहा है उससे सहमत हूँ। ये जानबूझ करके हमारे लोगों को बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं, डरा रहे हैं, उनके खिलाफ बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और ये साजिश के ही तहत हो रहा है। और इसी तरीके से साजिश वो हमारे कई पुराने विधायकों को, पुराने मंत्रियों को भी दे रहे हैं। बार बार फ़ोन आ रहा है, मैं नाम भी लेना चाहता हूँ, जय सिंह जैसे दबंग विधायक, दबंग मंत्री के पास भी उनकी कोशिश जारी है। ये कोशिश नाकाम रहेगी। तो देखिए, एक बहुत बड़ा आरोप है नेता प्रतिपक्ष का बीजेपी पर। उनका ये कहना है कि उनके जो नेता हैं, उनके जो विधायक हैं, उन्हें डराने धमकाने का काम बीजेपी करती है, और यही कारण है कि डर के कारण भी जो नेता हैं वो कांग्रेस छोड़ देते हैं। हालांकि ये पहले से आरोप लगाते आ रही थी कांग्रेस, और अब ये भी जानकारी है कि झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाती है नेताओं को, और डर के कारण दल बदलने के लिए मजबूर हो जाते हैं नेता। और अब बात करेंगे दुर्ग से बड़ी खबर की, जहां भिलाई में 100 लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। प्रत्याशी विजय बघेल ने सभी को गमछा पहनाकर स्वागत किया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग से, जहां भिलाई में 100 लोगों ने थामा बीजेपी का दामन। प्रत्याशी विजय बघेल ने सभी को गमछा पहनाकर, भगवा रंग का गमछा पहनाकर सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाते हुए नजर आए। दुर्ग की ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर 100 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, और बीजेपी की सदस्यता लेती हुई महिलाएं नजर आई। और अब बात, और बेटी मालती भी मौजूद रहीं। अयोध्या पहुंची प्रियंका और उनके पति ट्रेडिशनल लुक में नजर आए। और ये देखिए कुछ तस्वीरें जब प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस के साथ पहुंची रामलला के दर्शन करने के लिए, और यहाँ पर उनकी बेटी मालती भी साथ में मौजूद रहीं। ट्रेडिशनल लुक में, भारतीय लुक में ये नजर आए। उनकी बेटी भी आप देख पाएंगे जब पूरे कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच ये जोड़ा पहुंचा रामलला के दर्शन करने के लिए। अयोध्या की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस के साथ, अपनी बेटी के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंची थी। तो अयोध्या की ये तस्वीरें, ये एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पुलिस बल में मौजूद है, किसी भी तरीके से कोई हलचल ना हो, क्योंकि सेलिब्रिटीज पहुंचे तो जाहिर सी बात उनको देखने के लिए काफी भीड़ इकट्ठी होती है, और यही कारण है कि पूरे सुरक्षा चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं।
प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस के साथ अपनी बेटी के साथ मालती के साथ पहुंची हुई हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जब प्रियंका ट्रेडिशनल लुक में अपने पूरे परिवार के साथ पहुंची थी अयोध्या। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।